नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सर्वसम्मति से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पारित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के समकक्ष मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से बातचीत की। भारतीय महिला बेसबॉल टीम ने एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया और वैभव सूर्यवंशी आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म का संस्कृत में अर्थ संगम है। ये अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवोन्मेषक जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये वाधवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश से लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित देश की नवोन्मेष यात्रा में योगदान देगा। एक रिपोर्ट। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा, उद्योग, सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचार को गति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, शीर्ष उद्योग और शैक्षणिक नेताओं की भागीदारी वाली उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकें और पैनल चर्चाएं भी की जाएंगी। भूपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा ने कल कड़े शब्दों में इस दुर्घटना पर दुख और रोष व्यक्त किया। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश तथा जम्मू कश्मीर की प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सत्र के आरंभ में सदस्यों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के विरोध में लोगों की एकजुटता आतंकवाद के खात्मे की शुरुआत है। पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था की समीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री धामी ने कहा कि 2 मई से श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सड़क व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है, स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत है। सभी व्यवस्थाओं की लगातार मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। यात्रा में आने वाले प्रत्येक यात्री की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी कल से शुरू हो गया है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। 20 निःशुल्क पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। दंतेवाड़ा जिला पंचायत के सीईओ जयंत नाहटा ने बताया कि दूरस्थ इलाके में इस साइंस सेंटर की स्थापना से यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी विज्ञान की वैसी ही जानकारी प्राप्त हो रही है जैसी कि बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलती है। दंतेवाड़ा सेंटर दंतेवाड़ा के युवाओं और बच्चों के लिए एक नवाचार का एक बहुत अच्छा मंच है। हमारा पूर्णतः यह उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ पे आए, सीखें और न केवल देखें, वहाँ पे खुद प्रयोग करें, खुद मशीन यूज करें। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए श्री पाका वेंकट सत्यनारायण को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल उनकी उम्मीदवारी का फैसला किया। वाईएसआरसीपी के पूर्व नेता वी विजयसाई रेड्डी के राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र के कारण ये उपचुनाव कराया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन करेगा। ये कार्यशाला स्थायी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को आकार देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएगी। इस उभरते क्षेत्र में नवाचार और विकास को गति देने में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रमुख विषयों में घटकों और उपकरणों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग, हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में अवसर, बायोमास मार्गों का उपयोग करके विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन और मूल्य श्रृंखला में निवेश को उत्प्रेरित करने की रणनीतियां शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वेव्स 2025 सम्मेलन में आयोजक की भूमिका निभाना महाराष्ट्र के लिए गर्व का अवसर है। मुख्यमंत्री ने मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाले वेव्स सम्मेलन में लोगों से भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वेव्स भारत की रचनात्मक कुशलता को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच है। It aims to leverage India's vibrant talent pool and technological capabilities to build stronger connections with the global economy. With this vision, we are committed to establishing Mumbai as the capital of the global entertainment industry and to provide a world-class platform for artists, creators and innovators. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ संवाद किया। श्री चौहान ने इस बात पर बल दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यापक क्षेत्र है और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। श्री चौहान ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है। इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत के सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। एक रिपोर्ट। श्री गोयल निवेश और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिन के दौरे पर लंदन गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच FTA पर बातचीत फिर से शुरू हुई है और दोनों पक्ष समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले फरवरी में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के भारत दौरे के समय मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष संतुलित पारस्परिक रूप से लाभकारी और दूरदर्शी समझौते की दिशा में बातचीत फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। कनाडा में मध्यावधि चुनावों के शुरुआती रुझान आने लगे हैं। इनमें मार्क कार्ने के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी को सीटों और वोट प्रतिशत दोनों ही मामलों में बढ़त हासिल है। बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 343 सीटों में कम से कम 172 सीटें जीतनी होंगी। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने लिबरल पार्टी के मार्क इस पद पर बने रहेंगे। वेटिकन ने घोषणा की है कि दिवंगत पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए गुप्त सम्मेलन 7 मई से शुरू होगा। ये निर्णय कार्डिनल के समूह की बैठक में लिया गया। ये समूह ही 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद प्रबंधन का कार्य देख रहा है। परंपरा के अनुसार मतदान सिस्टीन चैपल में होगा, जिसे तैयारियों के लिए कल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया भर के 225 कार्डिनल में से 80 वर्ष से कम आयु के केवल 135 कार्डिनल ही चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल हो रही है। बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने से इन दोनों देशों में जनजीवन ठप्प सा हो गया था। इसके कारण विमानों और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही थम गई थी और अस्पतालों की सेवाएं बाधित हुई थीं। पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति समिति के दफ्तर पर हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में लगभग 7 लोग मारे गए तथा 9 घायल हो गए। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि 16 घायल लोगों
को उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ नवंबर 2022 में हुए संघर्ष विराम के भंग हो जाने के बाद पाकिस्तान में और विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। भारतीय महिला बेसबॉल टीम ने कल थाईलैंड के बैंकॉक में सुपर राउंड स्टेज में थाईलैंड को 6-5 से हराकर एशियाई कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुपर राउंड में इंडोनेशिया की टीम ने पहले स्थान पर रहते हुए प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। स्वर्ण पदक के लिए भारत का सामना आज इंडोनेशिया से होगा, जबकि कांस्य पदक के लिए थाईलैंड और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। इधर IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंद में धुआंधार शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही वैभव IPL क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में 23 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। प्रतियोगिता में कल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने राजस्थान को 210 रन का लक्ष्य दिया, जिसे राजस्थान ने 16वें ओवर में 212 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 70 रन की पारी खेली। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में रविवार को भारतीय टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया था। दक्षिण अफ्रीका का श्रृंखला में ये पहला मैच है। इसके अलावा BWS सुधीरमन कप बैडमिंटन के फाइनल ग्रुप D मैच में आज चीन के जियामेन में भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। पंजाब केसरी, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई समाचार पत्रों ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान सौदे को प्रमुखता दी है। हरी भूमि लिखता है 64,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हिंदुस्तान और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद यूट्यूब ने बंद किए 16 पाकिस्तानी चैनल, BBC को चेतावनी। इसी खबर पर नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, फेक वीडियो से निपटने के लिए उठाए गए कदम। दैनिक जागरण की खबर है भारत के फैसलों से दहशत में पाकिस्तान, कार्रवाई की आशंका से मची खलबली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने का समाचार वीर अर्जुन देशबंधु, अमर उजाला और दैनिक ट्रिब्यून में पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स की खबर है रिजर्व बैंक ने बैंकों से ATM से 100 और 200 रुपए के नोट की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सर्वसम्मति से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा का प्रस्ताव पारित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के समकक्ष मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से बातचीत की। भारतीय महिला बेसबॉल टीम ने एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया और वैभव सूर्यवंशी IPL क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।